स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लेव ऑफ नॉलेज और मेरा नाम है उग्रसेन पूनिया। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेसन है वो है पोएट्स एंड पैनकेक्स। ये लेसन क्लास 12 में फ्लेमिंगो बुक से हमने लिया है और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ये लेसन जो है आपके 2021-22 के सत्र में शामिल किया गया है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर पूरा लेसन पढ़ेंगे, इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, पोएट्स एंड पैनकेक्स जो लेसन है वो, और अबाउट द ऑथर दिया यानी लेखक के बारे में आपको बताया है। इस लेसन के राइटर जो हैं उनका नाम है अशोका मित्रन, जिनका जन्म जो है वो 1931 के अंदर हुआ था, अशोका मित्रन। तो इन्होंने इस लेसन को लिखा है और इस लेसन के अंदर स्टूडेंट्स हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जेमिनाइन स्टूडियो के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि मद्रास, अभी जिसका नाम हो गया चेन्नई। तो चेन्नई के अंदर पुराने टाइम के अंदर 1940 के अंदर स्थापित हुआ था। तो चेन्नई के अंदर जो जेमिनाइन स्टूडियो था उसके अंदर किस तरीके से स्टूडियो से उसको फिल्म स्टूडियो में बदल दिया गया था और वहाँ पर किस तरीके से पुराने टाइम के अंदर फिल्में बनाई जाती थी। जैसे आजकल बॉलीवुड के अंदर तो बहुत बड़े बड़े स्टूडियोज़ बन गए हैं और फिल्म सिटी भी बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर है, लेकिन पुराने टाइम के अंदर इतनी सुविधाएं थी नहीं। और उस टाइम के अंदर जेमिनाइन स्टूडियो जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस था फिल्म मेकिंग के क्षेत्र के अंदर। तो इस लेसन के अंदर अशोका मित्रन जो है वो जेमिनाइन स्टूडियो, जो कि मद्रास चेन्नई के अंदर स्थित था, तमिलनाडु राज्य के अंदर, उसके बारे में बताते हैं कि उसमें किस तरीके से काम होता था, उस स्टूडियो के अंदर किस तरीके से लोग काम करते थे, कौन कौन से लोग वहाँ पे काम करते थे और कौन कौन सी उस टाइम के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं जो है जेमिनाइन स्टूडियो के अंदर घटित हुई थी। वो सारा कुछ हम इस लेसन के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन। तो अशोका मित्रन, जिनका जन्म 1931 में हुआ था, वो एक तमिल राइटर थे। रिकाउंट्स हिज ईयर्स एट जेमिनाइन स्टूडियो। रिकाउंट का अर्थ होता है सुनाना या बताना। हिज ईयर्स एट जेमिनाइन स्टूडियो, तो वो जेमिनाइन स्टूडियो के अंदर जो उन्होंने साल बिताए थे उनके बारे में बताते हैं हमें। इन इज बुक माई ईयर्स विद बॉस, कौन सी किताब के अंदर उन्होंने एक बुक लिखी थी अशोका मित्रन ने, जिसका नाम था माई ईयर्स विद बॉस। तो इस बुक के अंदर इन्होंने जेमिनाइन स्टूडियोज के बारे में बताया है और ये लेसन जो है इसी बुक में से लिया गया है। विच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज। अब इसके अंदर, इस बुक के अंदर क्या महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस कहते हैं प्रभाव को, इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज, तो फिल्मों का क्या प्रभाव पड़ता था ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जीवन के हर एस्पेक्ट पर, जीवन के हर हिस्से पर हमारी जो फिल्में हैं उनका क्या असर होता था, वो इस बुक में बताया गया है। इन इंडिया, भारत के अंदर तो फिल्में बनती है, फिल्मों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है समाज पर, लोगों पर। तो पुराने टाइम के अंदर फिल्मों का क्या असर होता था वो सब कुछ इस बुक में बताया गया है। द जेमिनाइन स्टूडियो लोकेटेड इन चेन्नई। ये देखिए, जेमिनाइन स्टूडियो जो है, जो महत्वपूर्ण है इस लेसन के अंदर, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये चेन्नई के अंदर स्थित था। वो सेट अप इन 1940 और 1940 में इसकी स्थापना की गई थी और 1940 से लेकर तकरीबन स्टूडेंट्स ये 1975 तक, 1975 तक रहा था। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये जो स्टूडियो था जेमिनाइन स्टूडियो, ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली फिल्म प्रोड्यूसिंग यानी फिल्म बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन, संगठन था ऑफ इंडिया, भारत के अंदर। इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग, भारतीय फिल्म मेकिंग के इतिहास में शुरुआती दिनों में, जो अर्ली डेज थे इंडियन फिल्म मेकिंग के, भारतीय फिल्म मेकिंग के, उनके शुरुआती दिनों के अंदर जो जेमिनाइन स्टूडियो वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इट्स फाउंडर, अब इसका जो स्थापनाकर्ता जो था, फाउंडर था, उसका नाम क्या था, एस वासन, जिनको हम इस लेसन के अंदर बॉस के नाम से जानेंगे। द ड्यूटी ऑफ अशोका मित्रन इन जेमिनाइन स्टूडियो। तो जेमिनाइन स्टूडियो के अंदर अशोका मित्रन की जो ड्यूटी थी वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स। ड्यूटी क्या थी उनकी, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को काटना। ये क्वेश्चन आपसे स्टूडेंट्स पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि जेमिनाइन स्टूडियो के अंदर अशोका मित्रन की ड्यूटी क्या थी। तो उनकी ड्यूटी थी टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स। वो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स काटते थे, यानी छोटे छोटे टुकड़े काटते थे, और वो टुकड़े किस चीज़ के होते थे, ऑन ए वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स। वाइड वेराइटी यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स जो होते थे, मुद्दे जो होते थे, उन पर वो टुकड़े होते थे, जो कि अखबारों की क्लिप्स होती थी, वो काटते थे। एंड स्टोर देम, और उनको इकट्ठा करके रखते थे इन फाइल्स, फाइलों के अंदर। तो इस लेसन का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही बन जाता है कि जेमिनाइन स्टूडियो के अंदर अशोका मित्रन का कार्य क्या था।
तो टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, अलग अलग विषयों की न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को काटना, एंड स्टोर देम इन फाइल्स, और उनको फाइलों के अंदर स्टोर करके रखना, ये उनका काम था। मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट, और इनमें से अधिकांश जो क्लिपिंग्स होती थी रिटन आउट, वो लिखी जाती थी बाई हैंड, हाथ से भी बहुत सारी क्लिपिंग्स वो लिख करके फाइलों में लगाते थे। ऑल्थो, हालांकि ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, यहाँ पे बताया है अशोकामित्रन के कार्य के बारे में। ऑल्थो, हालांकि ही परफॉर्म का अर्थ होता है करना, एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, इनसिग्निफिकेंट का अर्थ होता है स्टूडेंट्स बहुत ही मामूली, छोटा, फंक्शन कहते हैं कार्य को। हालांकि ये जो कार्य था उनका बहुत ही मामूली कार्य था, वो बहुत ही मामूली कार्य करते थे, छोटा कार्य करते थे, ये अखबारों की क्लिपिंग्स वगैरह काटना। ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड, लेकिन वो सबसे ज़्यादा परिचित थे, वेल इन्फॉर्म्ड थे, सबसे ज़्यादा उनको जाना जाता था ऑफ ऑल द मेंबर, सभी सदस्यों में, ऑफ द जेमिनाइन फैमिली, जेमिनाइन परिवार के जितने भी सदस्य होते थे बहुत ज़्यादा उनके अंदर ये फेमस थे, वेल इन्फॉर्म्ड थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट, एक्सर्प्ट कहते हैं अंश को या भाग को बोल सकते हो आप। तो निम्नलिखित जो लेसन है वो एक भाग है फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस। तो ये जो बुक लिखी थी अशोकामित्र ने, माई ईयर्स विद बॉस, इस बुक के अंदर से एक हिस्सा है वो लिया गया है, जो कि हम इस लेसन के माध्यम से पढ़ेंगे जेमिनाइन स्टूडियो के बारे में। तो चलिए हम लेसन को शुरू कर देते हैं। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। अब जो पैनकेक स्टूडेंट जो शब्द है ये लेसन का नाम भी है। पैनकेक का अर्थ वैसे तो कोई बहुत ही ज़्यादा राउंड जैसे सिक्का हुआ कोई जैसे केक होता है उसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे केक से मतलब नहीं है, यहाँ पे पैनकेक का मतलब क्या है वो सबसे पहले आपको बताया है। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम, पैनकेक ब्रांड नेम था ऑफ द मेकअप मटेरियल, जो मेकअप मटेरियल होती थी ना, रूप सज्जा की सामग्री होती थी, जेमिनाइन स्टूडियोज बॉट, जिसको जेमिनाइन स्टूडियो खरीदता था इन ट्रक लोड्स, ट्रक भर भर के, यानी बहुत अधिक मात्रा के अंदर जेमिनाइन स्टूडियो, क्योंकि वहाँ पे हीरो हीरोइन या कलाकार काम करते थे तो उनका मेकअप करने की जरूरत पड़ती थी, और मेकअप करने के लिए बहुत ज़्यादा मेकअप मटेरियल की भी जरूरत पड़ती थी। तो जेमिनाइन स्टूडियो बहुत ज़्यादा मेकअप खरीदता था, तो उस मेकअप जो मटेरियल होती थी उसका ब्रांड नेम क्या था, पैनकेक। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, ग्रेटा गार्बो जो हैं उनके बारे में आपको देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे नीचे दिया, ये स्वीडिश एक्ट्रेस थी, 1944 में उनको जो ऑस्कर अवार्ड है वो मिला था। तो आप इनके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये कौन थी, स्वीडिश एक्ट्रेस थी। तो यहाँ पे बताया कि ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, ग्रेटा गार्बो ने पैनकेक का यानी मेकअप सामग्री का यूज किया होगा। मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गोहर दूसरा एक्ट्रेस का नाम दिया है, उन्होंने भी बहुत मेकअप का यूज किया होगा। और तीसरा नाम दिया है वैजयंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट, वैजयंती माला ने भी इसको यूज किया होगा। वैजयंती माला के बारे में यहाँ पे बताया है, ये एक इंडियन एक्ट्रेस थी और ये जो है एक एक्टिव पॉलिटिशियन भी है। तो इनको बहुत ही ज़्यादा वाइडली अप्रिशिएटेड, इनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करी गई थी। बिमल रॉय की फिल्म जो थी देवदास, उसके अंदर वैजयंती माला की। तो यहाँ पे कुछ अभिनेत्रियों के नाम बताएं, ग्रेटा गार्बो और मिस गोहर और वैजयंती माला, कि इन्होंने इसका यूज किया होगा पैनकेक का मेकअप मटेरियल का। बट लेकिन रति अग्निहोत्री में नॉट इवन हार्ड ऑफ इट, रति अग्निहोत्री ने तो इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। ठीक है। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनाइन स्टूडियो, जेमिनाइन स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो इन द अपस्टेयर्स ऑफ ए बिल्डिंग, वो एक ऐसी बिल्डिंग की अपस्टेयर पर था, अपस्टेयर मतलब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता था, ऊपरी मंजिल पर था। That was believed to have been रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल्स, जिसके बारे में ये विश्वास था, जिस बिल्डिंग के बारे में ये कहा जाता था कि वो बिल्डिंग कभी रॉबर्ट क्लाइव की स्टेबल, स्टेबल जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है, अस्तबल जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। रॉबर्ट क्लाइव एक सोल्जर थे, ब्रिटिश राज था जब इंडिया के अंदर, उस टाइम ये एक सोल्जर थे, बहुत सारे युद्ध इन्होंने लड़े थे, भारत के अलग अलग जगह पर ये इन्होंने निवास किया था। तो ये जो बिल्डिंग थी जिसमें जेमिनाइन स्टूडियो स्थापित किया गया था वो रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल था। कभी किसी टाइम में वो अपने घोड़ों को यहाँ पे रखते थे, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे ये बिल्डिंग बन गई थी और इसकी जो ऊपरी मंजिल है वहाँ पे जेमिनाइन स्टूडियो है, उसकी स्थापना कर दी गई थी 1940 में। ए डजन अदर बिल्डिंग्स, एक दर्जन दूसरी जो बिल्डिंग थी, यानी 12 के करीब जो दूसरे भवन थे, दूसरी जो बिल्डिंग थी इन द सिटी, शहर में, वाज सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस, उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो भी रॉबर्ट क्लाइव की रेजिडेंस रही थी, यानी वो बिल्डिंग है वहाँ भी रॉबर्ट क्लाइव रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव है वो बहुत ज़्यादा इधर उधर युद्ध करने के लिए जाते रहते थे।
फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, अपने छोटे से जीवन में, एंड एन इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, और उससे भी छोटा जो उन्होंने स्टे किया था मद्रास के अंदर, वो रुके थे। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन ए लॉट ऑफ मूविंग, ऐसा लगता है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है उन्होंने ए लॉट ऑफ का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, मूविंग का मतलब होता है इधर उधर जाना, घूमना फिरना, मतलब ऐसा लगता है रॉबर्ट क्लाइव बहुत ज़्यादा घूमे फिरे थे, बहुत ज़्यादा इधर उधर उनको जाना पड़ा था युद्ध करने के लिए या दूसरे किसी काम के लिए। बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स, आगे बताया है उनके बारे में। बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त, फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स, कुछ असंभव युद्ध, इम्पॉसिबल बैटल्स यानी असंभव युद्ध लड़ने के अतिरिक्त, इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, भारत के दूर दूर के क्षेत्रों में, भारत के सुदूर क्षेत्रों में। रिमोट कॉर्नर्स का मतलब होता है सुदूर क्षेत्र, यानी बहुत दूर दूर इंडिया के अंदर हर जगह बोल सकते हो आप। तो कुछ असंभव युद्ध लड़ने के अतिरिक्त, and marrying a maiden in St. Mary Church in Fort St. George in Madras। मेडन का अर्थ होता है स्टूडेंट्स, जो अविवाहित युवती है उसको मेडन बोलते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव ने सेंट मैरी चर्च के अंदर एक मेडन से शादी करी थी। इन फोर्ट सेंट जियोर्ज, ये किले का नाम दिया है इन मद्रास, मद्रास के अंदर। तो ये तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में था, उनके बारे में इतना ही है, ज़्यादा कुछ लेसन के अंदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है वो। उसके बाद में देखिए आगे जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में, मेकअप रूम के बारे में हम पढ़ते हैं। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सैलून। अब जो जेमिनी स्टूडियो का मेकअप रूम था जहाँ पर मेकअप किया जाता था कलाकारों का, हैड द लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सैलून, उसका लुक कैसा था, वो कैसा दिखाई देता था, हेयर कटिंग सैलून, जैसे बाल काटने की दुकानें नहीं होती है, सैलून नहीं होते हैं, उस तरीके से वो दिखाई देता था। विद लाइट्स, जिसमें लाइट्स लगी हुई थी, एट ऑल एंगल्स, हर एंगल पर, हर कोण पर लाइट लगी हुई थी। अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मिरर्स, और ये लाइट्स कहाँ लगी हुई थी, हाफ ए डजन, यानी हाफ ए डजन मतलब आधा दर्जन, मतलब आप बोल सकते हो 6 लार्ज मिरर्स, बड़े बड़े जो दर्पण होते हैं उनको मिरर्स बोलते हैं। तो जो बड़े बड़े दर्पण थे 6, उनके हर कोने के ऊपर लाइट्स लगी हुई थी और हर एंगल पर लाइट लगी हुई थी इस मेकअप रूम के अंदर। दे वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स। अब ये लाइट्स जो लगी हुई थी ये कैसी थी, इनकैंडेसेंट। इनकैंडेसेंट का अर्थ होता है ताप दीप्त, यानी ऐसी लाइट जो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा कर देती है, उनको बोलते हैं इनकैंडेसेंट लाइट्स। तो ये ऐसी लाइट्स थी जिनसे बहुत भयंकर गर्मी पैदा होती थी। सो यू कैन इमेजिन, तो आप कल्पना कर सकते हो, द फायरी मिजरी, जो भयानक कष्ट होता था। मिजरी का मतलब होता है कष्ट होना, दुख होना, तकलीफ होना। तो जो तकलीफ होती थी ऑफ दोज, उन लोगों को सब्जेक्टेड टू मेकअप, जिनका मेकअप किया जाता था, क्योंकि उन कलाकारों का मेकअप तो मेकअप रूम में किया जाता था, और ये जो बड़े बड़े मिरर्स होते थे इनके सामने बिठा करके किया जाता था। वो बड़े बड़े मिरर्स हैं, इन पर लाइट लगी होती थी, और ये लाइट बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा तेज होती थी, तो बहुत ज़्यादा उनकी स्किन है वो जलती थी इस लाइट से। तो इसलिए आपको यहाँ पे बताया कि आप उनके दुख, उनको कितना तकलीफ होता था उसकी कल्पना आप कर सकते हो। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हीडेड, जो मेकअप डिपार्टमेंट था सबसे पहले तो उसको हीड किया गया था एंड चलाया गया था बाई ए बंगाली, एक बंगाली चलाता था उसको। हु बिकेम टू बिग फॉर ए स्टूडियो, जो एक स्टूडियो के लिए बहुत बड़ा हो गया था, एंड लेफ्ट, और छोड़ करके चला गया था। यानी जो बंगाली है उसने सोचा कि मेरे लिए ये छोटा काम है, मुझे कोई बड़ा काम करना चाहिए, इसलिए उसने काम छोड़ दिया था और वो बंगाली चला गया था मेकअप डिपार्टमेंट को छोड़ करके। तो ही वॉज सक्सीडेड, सक्सीड का अर्थ होता है उत्तराधिकारी होना, यानी उसके बाद में उसकी जगह पर कौन आया। ही वॉज सक्सीडेड बाई ए महाराष्ट्रियन, उसके बाद एक महाराष्ट्र का व्यक्ति था, उसने मेकअप डिपार्टमेंट को चलाया। हु वॉज असिस्टेड, और उसकी सहायता की जाती थी, उसको असिस्ट किया जाता था बाई ए धड़वार कन्नडिगा, धड़वार कन्नडिगा के द्वारा। उसके बाद में उसके असिस्ट करने के लिए एक और व्यक्ति है, इन आंध्रा, आंध्र प्रदेश का था। ए मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एक मद्रास इंडियन क्रिश्चियन है, वो असिस्ट करता था। एन एंग्लो बर्मीज, एक एंग्लो बर्मीज, वो असिस्ट करता था उसको। एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, और भी बहुत सारे जो लोकल तमिल्स हैं, तमिल जो लोग हैं लोकल, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो उनको असिस्ट करते थे, जो कि महाराष्ट्र का व्यक्ति था और जो कि बंगाली के बाद में मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर आया था उसको संभालने के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको यहाँ पे पता चल ही गई होगी कि जो महाराष्ट्रियन था उसको असिस्ट किसके द्वारा, धड़वाड़ कन्नडिगा, आंध्रा, मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो बर्मीज, यूजुअल लोकल तमिल। तो ये अलग अलग जगहों के अलग अलग स्टेट के लोग हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग हैं। देखिए क्रिश्चियन भी थे, बर्मीज भी थे, तमिल भी थे, आंध्रा,
के भी थे, कन्नड़ भी थे, तो ये महाराष्ट्र का तो ये था ही। तो ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था इसमें विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न स्टेट के, अलग अलग जगहों के लोग यहाँ पे रहते थे। ऑल दिस शोज, और ये सारी चीज़ें दिखाती है दैट देयर वाज ए ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, कि वहाँ पर ग्रेट डील ऑफ का अर्थ होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। नेशनल इंटीग्रेशन कहते हैं राष्ट्रीय एकीकरण, यानी राष्ट्रीय एकता बोल सकते हो आप। तो आप बता सकते हो कि मेकअप डिपार्टमेंट जो था जेमिनी स्टूडियो का, उसके अंदर नेशनल इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा थी, यानी राष्ट्रीय एकीकरण, विभिन्न धर्मों के लोग मिलजुल करके रहते थे, विभिन्न जाति के लोग मिलजुल करके, बहुत दूर दूर जगह अलग अलग स्टेट के लोग मिलजुल करके वहाँ पे रहते थे। तो नेशनल इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा थी। लॉन्ग बिफोर AIR एंड दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये जो जेमिनी स्टूडियो के अंदर नेशनल इंटीग्रेशन थी, ये बहुत पहले से थी। कब से? AIR, ऑल इंडिया रेडियो जो था, और जो दूरदर्शन था, बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम, जब उन्होंने प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया, प्रसारित करना शुरू किया ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता पर, राष्ट्रीय एकीकरण पर। तो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो ने जो नेशनल इंटीग्रेशन पर प्रोग्राम देने शुरू किए, प्रसारित करने शुरू किए, उससे काफ़ी पहले से जेमिनी स्टूडियो के अंदर जो मेकअप डिपार्टमेंट था वहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन देखी जा सकती थी। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, ये जो गैंग था, यानी ये जो दल था, विभिन्न धर्मों का, विभिन्न जाति, अलग अलग जगहों के जो लोग थे, ये जो दल था नेशनली इंटीग्रेटेड, ये राष्ट्रीय रूप से एकीकृत तो था ही, यानी राष्ट्रीय एकता तो दिखाता ही था मेकअप मैन, और ये सारे के सारे मेकअप करने वाले लोग थे। could turn any decent looking person, ये बदल सकते थे any decent looking person, decent मतलब सुंदर, किसी भी सुंदर दिखाई देने वाले व्यक्ति को into a hideous crimson hued monster, किस में बदल सकते थे? कोई भी सुंदर व्यक्ति होता उसको ये मेकअप करके किस में बदल देते थे? hideous का अर्थ होता है घिनौना, भद्दा, बहुत ही बुरा, उसको बोलते हैं crimson hued, कहते हैं गहरा लाल रंग होता है उसको, और monster कहते हैं दैत्य को या राक्षस को। तो ये किसी भी सुंदर दिखाई देने वाले गुड लुकिंग पर्सन या डिसेंट लुकिंग पर्सन को बदल सकते थे एक बहुत ही घिनौने गहरे लाल रंग वाले मॉन्स्टर के अंदर, दैत्य के अंदर, राक्षस के अंदर उसको बदल सकते थे मेकअप करके, विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक। ये देखिए आगे यहाँ पे दिया ही है, जो ट्रक लोड होकर के, यानी बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर पैनकेक आता था जेमिनी स्टूडियो के अंदर, मेकअप की सामग्री आती थी उसकी मदद से, एंड ए नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस, और मेकअप का तो यूज करते ही थे ये, जो कि जेमिनी स्टूडियो के अंदर ट्रक लोड होकर के आता था। और दूसरी किस चीज का यूज करते थे? ए नंबर ऑफ मतलब अत्यधिक संख्या में, अदर लोकली का मतलब अन्य, जो स्थानीय उत्पाद बने हुए थे वहां पे लोकल, पोशंस एंड लोशन। अब पोशंस क्या होता है? पोशन कहते हैं पेय पदार्थ को, पीने का, जिसको पीने से आदमी के लुक के अंदर थोड़ा चेंज आ जाए, तो ये फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर लोग करते हैं। लोशंस कहते हैं स्किन पर, त्वचा के ऊपर लगाने के जो पदार्थ होते हैं, क्रीम वगैरह, वो उनको बोलते हैं। तो ये पेय पदार्थ और त्वचा पर लगाने वाले जो पदार्थ होते थे उनका भी प्रयोग करते थे, कलाकारों को देते थे पोशन और लोशन, इसकी मदद से और मेकअप की मदद से किसी भी डिसेंट लुकिंग पर्सन को ये एक भद्दे और गहरे लाल रंग के राक्षस के अंदर बदल सकते थे। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग्स, और वो जो दिन थे ना, वो जो जिन दिनों के अंदर जेमिनी स्टूडियो के अंदर फिल्में बनाई जाती थी, वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग। मेनली का अर्थ था मुख्य रूप से, वो इंडोर शूटिंग के दिन हुआ करते थे। उस दौरान बाहर खुली जगह जो होती थी, खुला स्थान होता था, वहाँ पर शूटिंग नहीं करी जाती थी, अंदर ही शूटिंग करी जाती थी, इंडोर शूटिंग होती थी। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म, केवल एक फिल्म का 5% हिस्सा वो शॉट आउटडोर्स, बाहर शूट किया जाता था, बाकी 95% जो फिल्म है वो अंदर ही बनाई जाती थी, इंडोर शूटिंग होती थी। आई सपोज, मुझे लगता है, द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स, की जो सेट लगाया जाता था फिल्म बनाने के लिए और जो स्टूडियो की लाइट्स होती थी, नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली, वो इस तरीके से लगाए जाते थे कि जो लड़कियां हैं और जो लड़के हैं जो कि काम कर रहे हैं फिल्म के अंदर, टू बी मेड टू अगली, लुक अगली, वो भद्दे दिखाई दे। स्टूडियो लाइट्स और जो सेट है इस तरीके से लगाया जाता था कि लड़के और लड़कियां भद्दे दिखाई दे, इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। और भद्दे क्यों दिखाया जाता था उनको, क्यों ऐसा लाइट्स लगाई जाती थी, क्यों ऐसा सेट लगाया जाता था कि जो कलाकार हैं वो बुरे दिखाई दिए, भद्दे दिखाई दे? इन ऑर्डर टू का अर्थ होता है के लिए, लुक प्रेजेंटेबल, प्रेजेंटेबल का अर्थ होता है सुंदर, ताकि वो सुंदर लगे इन द मूवी, फिल्म के अंदर।
तो जैसे मान लीजिए किसी को राक्षस का रोल करना है, अब राक्षस का रोल बहुत ही सुंदर व्यक्ति को दे दे तो वो उसके अंदर फिल्म के अंदर सेट नहीं बैठेगा, क्योंकि राक्षस तो बहुत ज़्यादा भद्दा होता है, बहुत ज़्यादा बुरा दिखता है। तो इस तरीके से उनको भद्दा दिखाया जाता था ताकि वो फिल्म के अंदर एग्जैक्ट जो करेक्टर है उसका रोल है वो दिखाई दे सके। उसके बाद में आगे देखिए, ए स्ट्रिक्ट हायरार्की, स्ट्रिक्ट मतलब कठोर, हायरार्की कहते हैं मतलब पद सोपान जो होते हैं उसको बोलते हैं, वाज मेंटेन्ड बनाई रखी जाती थी इन द मेकअप डिपार्टमेंट। अब मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हायरार्की थी। हायरार्की मतलब जो सबसे बड़ा व्यक्ति था वो बड़े लोगों का मेकअप करता था, उससे छोटे कलाकारों का मेकअप करता था, उससे छोटा मेकअप मैन होता था वो उससे छोटे। तो इस तरीके से एक पद सोपान था, एक पदानुक्रम था, हायरार्की थी वहाँ पे मेकअप डिपार्टमेंट में। द चीफ मेकअप मैन, आगे आपको यही बात बताइए, देखिए द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली। जो चीफ होता था मेकअप मैन, यानी जो मुख्य मेकअप मैन होता था, वो तो मुख्य एक्टर और जो मुख्य एक्ट्रेसेस होती थी उनको भद्दा बनाता था, यानी उनका मेकअप करता था। हिज सीनियर असिस्टेंट, और उसका सीनियर असिस्टेंट होता था वो क्या करता था, द सेकंड हीरो एंड हीरोइन, जो सेकंड दूसरे नंबर पर हीरो हीरोइन होती थी उनका मेकअप करता था। द जूनियर असिस्टेंट, और उसका जो जूनियर असिस्टेंट होता था, द मेन कॉमेडियन, वो किसका मेकअप करता था, मेन कॉमेडियन का, मुख्य जो कॉमेडियन होता था उसका मेकअप करता था, एंड सो फोर्थ। और इसी तरीके से ये हायरार्की जो है वो आगे चलती रहती थी। उसके बाद में ये तो हायरार्की थी जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसके अंदर। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, अब जो प्लेयर्स होते थे, जो अभिनेता और अभिनेत्रियां, यानी जो अभिनय करने वाले लोग, उनको प्लेयर्स कहा जाता है। हु प्लेड द क्राउड, जो क्राउड का रोल करते थे, वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऑफिस बॉय की, ठीक है ना। अगर क्राउड की शूटिंग करनी है, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करनी है, तो वो भीड़ इकट्ठी करने की जिम्मेदारी किस पर थी, ऑफिस बॉय पर। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनाइन स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय, और जेमिनाइन स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसके अंदर एक ऑफिस बॉय भी था। अब ऑफिस बॉय कौन था, क्या था, वो आगे पढ़ेंगे, आएगा आगे। ऑन द डेज, उन दिनों, वेन देर वॉज ए क्राउड शूटिंग, जब भीड़ की शूटिंग होती थी, क्राउड शूटिंग होती थी, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट, तो आप उसे देख सकते थे, किसे देख सकते थे, ऑफिस बॉय को देख सकते थे, मिक्सिंग हिज पेंट, कि वो अपना जो पेंट है उसको मिक्स करता रहता था, इन ए जाइंट वेसल, जाइंट मतलब विशाल, बहुत बड़ा, वेसल कहते हैं बर्तन को, एक बहुत बड़े बर्तन के अंदर वो पेंट है वो मिलाता रहता था, मिक्स करता रहता था, और एंड स्लैपिंग इट, और उसके बाद में उसको स्लैप कर देता, यानी चुपड़ देता, जो पेंट होता था ना उसको चुपड़ देता ऑन द क्राउड प्लेयर्स। जो क्राउड प्लेयर्स होते थे, जो भीड़ की शूटिंग करने के लिए उनको लाया जाता था, तो उनका भी मेकअप किया जाता था, तो वो जिम्मेदारी सारी की सारी ऑफिस बॉय पर थी। ये बड़े से बर्तन के अंदर पेंट मिक्स करके उनके चेहरों पर चुपड़ देता था। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर, और ये आइडिया था कि वो बंद कर दे, क्लोज कर दे एवरी पोर। पोर कहते हैं जो हमारी त्वचा पर छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उनको बोलते हैं। तो उसका आइडिया ये था कि वो हर पोर को बंद कर दे ऑन द सरफेस ऑफ द फेस, जो चेहरे की सतह के ऊपर है, इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, मेकअप लगाने की प्रोसेस में, प्रक्रिया में। तो मेकअप लगाता था तो पूरे चेहरे के ऊपर वो मेकअप लगा देता था, कोई भी पोर को खाली नहीं छोड़ता था। ही वॉजेंट एग्जैक्टली वो, यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताई है, वो एक लड़का नहीं था। ही वॉज इन इज अर्ली 40s, उसकी उम्र कितनी थी देखिए, लगभग 40 साल उसकी उम्र थी, अर्ली 40s में वो था। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियोज ईयर्स एगो, और उसने सालों पहले इस स्टूडियो के अंदर एंट्री ली थी, इस स्टूडियो के अंदर प्रवेश किया था, इन द होप, इस आशा में, ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर, क्योंकि वो एक स्टार एक्टर बनना चाहता था, और ए टॉप स्क्रीन राइटर, या फिर वो एक स्क्रीन राइटर बनना चाहता था, डायरेक्टर, उसकी इच्छा थी कि स्क्रीन राइटर नहीं बना तो मैं डायरेक्टर बन जाऊं, और लिरिक्स राइटर, या फिर वो लिरिक्स राइटर बनना चाहता था। ही वॉज ए बिट ऑफ पोइट, बिट ऑफ मतलब थोड़ा सा वो कवि भी था, पोइट भी था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें हैं, आप इन लाइनों को अच्छे से समझ लें कि जो ऑफिस बॉय था वो पहली बात तो एक बॉय नहीं था, लड़का नहीं था, और क्राउड शूटिंग की जिम्मेदारी उसी पर थी, क्राउड को इकट्ठा करना, क्राउड का मेकअप करना, वो सारी जिम्मेदारी उसी की थी, ऑफिस बॉय की। और वो लड़का नहीं था, उसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास थी। और वो स्टूडियो में क्यों आया था, जेमिनी स्टूडियो में क्यों ज्वाइन किया था उसने, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। इन द होप ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर, एक स्टार एक्टर बनने की उम्मीद में वो आया था।
टॉप स्क्रीन राइटर, एक उच्च कोटि का स्क्रीन राइटर वो बनना चाहता था, डायरेक्टर बनना चाहता था, लिरिक्स राइटर, और वो लिरिक्स राइटर भी बनना चाहता था, और वो थोड़ा सा पोएट भी था, यानी थोड़ा सा कवि भी था, जो कि ऑफिस बॉय था। उसके बारे में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। यहाँ पर देखिए नीचे आपको पहले कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। अपने आगे बढ़ने से पहले ये क्वेश्चन स्टैंड करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फायरी इमेजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप, कि राइटर का क्या मतलब है फायरी इमेजरी से, अत्यधिक कष्ट से, कि जो मेकअप करवाते थे उनको बहुत ज़्यादा कष्ट सहन करना पड़ता था, इस बात से राइटर का क्या मतलब है। तो इसका मतलब हमने पहले पढ़ा है कि जो मिरर होते थे, 6 बड़े बड़े मिरर, उनके किनारों के ऊपर हर एंगल पे बहुत ज़्यादा इनकेंडेसेंट लाइट्स है वो लगाई जाती थी, और उन लाइट से बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती थी, उनकी स्किन है वो जलने को आ जाती थी। तो फायरी इमेजरी का मतलब यहाँ पे वही है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर्स रेफर टू। नेशनल इंटीग्रेशन का क्या उदाहरण है जो कि यहाँ पे आपको जो राइटर हैं ऑथर हैं वो बताते हैं। तो नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब कि जो जेमिनाई स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट था उसके अंदर नेशनल इंटीग्रेशन देखने को मिलती थी। वहाँ पर विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जाति के, अलग अलग क्षेत्रों के लोग जो हैं वो एक साथ मिलजुल करके काम करते थे, वो हमने उदाहरण पढ़ा था, तो आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनाई स्टूडियो। जेमिनाई स्टूडियो के अंदर ऑफिस बॉय जो था वो क्या काम करता था। तो ये हमने अभी पढ़ा है कि ऑफिस बॉय जो था उसका काम था क्राउड शूटिंग जब होती थी तो क्राउड को इकट्ठा करना और क्राउड का मेकअप करना, तो ये उसका कार्य था जेमिनाई स्टूडियो में। वाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियो। अब अगला क्वेश्चन इसी में पूछ लिया कि उसने स्टूडियो क्यों ज्वाइन किया था। तो वो एक एक्टर बनना चाहता था, डायरेक्टर बनना चाहता था, लिरिक्स राइटर बनना चाहता था, तो इस आशा के अंदर उसने जेमिनाई स्टूडियो को ज्वाइन किया था। वाई वॉज ही डिसअपॉइंटेड। वो डिसअपॉइंटेड क्यों था। तो वो डिसअपॉइंटेड इसलिए था क्योंकि वो एक्टर, लिरिक्स राइटर, डायरेक्टर कुछ भी नहीं बन पाया था, बस एक ऑफिस बॉय बन करके रह गया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी था। चौथा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियोज। स्टूडियो के अंदर जो राइटर हैं अशोका मित्रन, वो कुछ भी करते हुए प्रतीत नहीं होते थे, ऐसा क्यों था। तो अशोका मित्रन का काम क्या था जेमिनाई स्टूडियो के अंदर, हमने पहले पढ़ा है कि वो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स है उनको कट करते थे और उनको एक फाइल के अंदर स्टोर करना होता था, ये उनका काम था। तो इसलिए वो बैठे रहते थे, लोगों को लगता था वहाँ पे दूसरे लोग जो काम करते थे वो सोचते थे कि इनका कोई काम नहीं है, बस खाली बैठे हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो। चलिए आगे लेसन को पढ़ते हैं। इन दोज डेज, उन दिनों में, आई वॉकड इन ए क्यूबिकल, मैं एक क्यूबिकल के अंदर काम करता था। क्यूबिकल क्या होता है स्टूडेंट्स, एक प्रकार का केबिन होता है जिसको हम क्यूबिकल कहते हैं। जैसे न्यूज़पेपर एजेंसीज होती है और बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनमें बहुत सारे वर्कर एक साथ बैठ करके काम करते हैं, तो अलग अलग केबिन बनाए जाते हैं। आप चित्र के अंदर देख सकते हो, इस प्रकार का जो बैठने का स्थान होता है उसको क्यूबिकल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको राइटर कह रहे हैं कि उन दिनों मैं एक क्यूबिकल के अंदर काम करता था। टू होल साइड्स ऑफ विच, जिनकी दोनों तरफ यानी पूरी दोनों साइड्स होती थी, वर फ्रेंच विंडोज, वहाँ पर फ्रेंच विंडोज लगी हुई थी। अब फ्रेंच विंडोज क्या होती है आप तस्वीर के अंदर देख करके समझ सकते हैं कि फ्रेंच विंडोज किस तरीके की होती है। तो वो एक क्यूबिकल में काम करते थे, दोनों तरफ फ्रेंच विंडो होती थी। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, आई डिडंट नो एट दैट टाइम, मुझे उस समय पता नहीं था, दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज, कि उनको फ्रेंच विंडोज कहा जाता है। उस समय जब ये काम करते तब इनको नहीं पता था अशोका मित्रन को कि उनको फ्रेंच विंडो कहा जाता था। सीइंग मी सीटिंग एट माई डेस्क, मुझे अपनी डेस्क पर बैठा हुआ देखकर, टीयरिंग अप न्यूज़पेपर डे इन एंड डे आउट। टीयरिंग अप का तो था फाड़ना न्यूज़पेपर, क्योंकि इनका काम होता था न्यूज़पेपर जो क्लिपिंग्स होती है उनको फाड़ना और उनको एक स्टोर करना फाइल में। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क, मुझे अपनी डेस्क पर बैठा हुआ देखकर, डे इन एंड डे आउट, पूरा दिन भर, मोस्ट पीपल थॉट, अधिकांश लोग ये सोचते थे, आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। नेक्स्ट टू नथिंग का तो होता है कुछ भी नहीं, जीरो। आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अधिकांश लोगों की ये राय थी, क्योंकि मैं जब बैठा रहता था केबिन के अंदर और न्यूज़पेपर्स कटिंग्स है वो करता रहता था, तो लोग सोचते थे कि इसको कोई काम नहीं है, खाली बैठा हुआ है। इट इज़ लाइकली दैट, लाइकली का होता है संभावना, तो इस बात की संभावना ज़्यादा होती थी। द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, कि जो बॉस है वो भी ऐसा ही सोचते थे। जो बॉस जो है एस वॉटसन, जेमिनाई स्टूडियो के मालिक, वो भी ऐसा ही सोचते थे कि इसको कोई काम नहीं है, इसकी भी संभावना थी। सो एनीवन हु फेल्ड,
तो कोई भी व्यक्ति जिसको ये महसूस होता आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन कि मुझे कोई ना कोई ऑक्यूपेशन मिलना चाहिए। ऑक्यूपेशन यानी कोई ना कोई काम को बोलते हैं, कार्य को बोलते हैं। तो यहाँ पे जिसको भी ये लगता कि मुझे कोई ना कोई काम मिलना चाहिए, मैं खाली बैठा हुआ हूँ, वुड बार्ज इनटू माई क्यूबिकल। बार्ज इनटू का अर्थ होता है घुस जाना अंदर, आ धमकना यानी जबरदस्ती अंदर चले जाना बगैर नॉक किए या। तो जो जिसको भी ये लगता कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे काम मिलना चाहिए, वुड बार्ज इनटू माई क्यूबिकल, तो वो मेरे क्यूबिकल के अंदर आ धमकता एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर। डिलीवर का अर्थ होता है देना, एक्सटेंडेड मतलब अत्यधिक बड़ा फैला हुआ, लेक्चर यानी भाषण, तो बहुत बड़ा भाषण मुझे दे देता आकर के कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, ये कर लो वो कर लो, इस तरीके से होता था। द बॉय, तो जो ऑफिस बॉय था इन द मेकअप डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट का जो ऑफिस बॉय था हैड डिसाइडेड, उसने ये डिसाइड किया था आई शुड बी एनलाइटन। एनलाइट का अर्थ होता है ज्ञान देना, नॉलेज देना, जानकारी देना किसी को। तो जो ऑफिस बॉय था उसने ये डिसाइड किया कि मुझे यानी अशोका मित्रन को नॉलेज दिया जाना चाहिए, ज्ञान दिया जाना चाहिए। और किस बात का नॉलेज दिया जाना चाहिए? ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट, कि किस तरीके से महान साहित्यिक प्रतिभा वॉज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट, उसको बर्बाद किया जा रहा है इन ए डिपार्टमेंट, एक ऐसे डिपार्टमेंट में फिट ओनली फॉर बार्बर्स, जो केवल बार्बर्स के लिए फिट है यानी नाइयों के लिए बना हुआ है, एंड परवर्ट्स, परवर्ट्स कहते हैं पथभ्रष्ट लोगों को, यानी जो मतलब जिनकी सोच सही नहीं होती है, पथभ्रष्ट लोग जो होते हैं मतलब दूषित सोच के जो लोग होते हैं उनको परवर्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑफिस बॉय का मानना था कि ये जो डिपार्टमेंट है मेकअप डिपार्टमेंट, ये मेरे लिए नहीं बना हुआ, ये डिपार्टमेंट किसके लिए होना चाहिए? नाइयों के लिए, और परवर्ट्स यानी पथभ्रष्ट लोग हैं, दूषित प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके लिए ये डिपार्टमेंट है। मैं क्या हूँ? ऑफिस बॉय सोचता था मैं तो एक ग्रेट लिटरेरी टैलेंट हूँ, एक साहित्यिक प्रतिभा हूँ, मेरे अंदर तो बहुत बड़ी प्रतिभा है। और इस बात की जानकारी वो अशोका मित्रन को देता रहता था, बार बार उनको सुनाता रहता था। सून, तो जल्दी ही, आई वॉज प्रेइंग फॉर, तो जल्दी ही अशोका मित्रन क्या कह रहे हैं कि मैं प्रार्थना करने लगा था फॉर क्राउड शूटिंग, क्राउड शूटिंग की ऑल द टाइम, हर समय मैं ये प्रार्थना करने लगा था कि हर समय क्राउड शूटिंग होती रहे। अब क्राउड शूटिंग होती रहेगी तो ये ऑफिस बॉय बिजी रहेगा क्राउड के जो लोग हैं उनके मेकअप करने में, क्योंकि इसका ये काम था। और ऑथर है वो सोचता है कि मेरे को ये तंग नहीं करेगा, आकर के मेरे को लेक्चर नहीं देगा कि मैं प्रतिभाशाली हूँ और मुझे बर्बाद किया जा रहा है इस डिपार्टमेंट में, और ये डिपार्टमेंट तो केवल बार्बर्स और परवर्ट्स के लिए है। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, इससे कम कोई भी चीज कुड सेव मी, मुझे नहीं बचा सकती थी, फ्रॉम हिज एपिक्स, उसके महाकाव्यों से। एपिक्स कहते हैं बहुत बड़े बड़े भाषण, बहुत बड़े बड़े लेक्चर, महाकाव्य जिसको बोलते हैं। तो उसके बड़े बड़े लेक्चर्स जो आकर के वो मुझे सुना देता था ऑफिस बॉय, तो उससे बचने का एकमात्र तरीका था कि क्राउड शूटिंग होती रहे हर समय। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हम यहीं तक इस लेसन को पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आगे का जो लेसन है हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसके अंदर आगे क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।